नमस्कार दोस्तों, एआईसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको गणित के शिक्षा शास्त्र को पढ़ाने के पश्चात मैंने आपको गणित का ज्यामिति समझाया। ज्यामिति के बाद पिछले क्लास में हम लोगों ने जैसे आसपास की ठोस आकृतियां 2D और 3D के विषय में समझा, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है नंबर्स। नंबर्स यानी कि संख्याएं। आज हम संख्याओं के विषय में समझेंगे और इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है, सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे और संख्या से संबंधित सभी तथ्यों को समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं संख्या होता क्या है या संख्याएं हम किसे कहते हैं। देखिए, साधारण भाषा में कहें या परिभाषा कहें तो गणित में संख्या वो वस्तु है या संख्या वो चीज है जिससे हम गणना करना, मापन करना या एक दूसरे की तुलना करना करते हैं अथवा तुलना करना संभव हो पाता है। अर्थात संख्याएं वे वस्तुएं हैं जिससे हम क्या क्या करते हैं, जिससे हम वस्तुओं का गणना करते हैं, वस्तुओं की तुलना कर सकते हैं कम ज्यादा के संदर्भ में, और वस्तुओं का मापन कर सकते हैं। ठीक है, संख्याएं वो वस्तुएं हैं। गणित की भाषा में संख्याएं ऐसी वस्तुएं हैं या ऐसे तथ्य हैं या ऐसे अंक हैं या ऐसे आप कह लीजिए कि साक्ष्य हैं जिनके माध्यम से हम गणना करते हैं, मापन करते हैं या तुलना करते हैं। इनको हम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं संख्याओं के प्रकार के विषय में। एक एक को जरा आप गौर से समझिएगा, आसानी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। संख्याओं के प्रकार। अब हम समझते हैं संख्याओं के प्रकार के विषय में। हमने यहाँ पे संख्याएं लिख दिया, बस इसको आप संख्याओं बना दीजिए। देखिए, संख्याओं के प्रकार के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है प्राकृतक संख्याएं, यानी कि प्राकृत संख्याएं या इसे कहते हैं प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? देखिए, संख्या 1 से लेकर के 1, 2, 3 से लेकर के अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 500, 2000, लाख, करोड़, अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। सिंपल। दूसरी बात करें, आपसे पूछता है पूर्ण संख्याएं। अब देखिए, यही समझने की चीजें आ जाती हैं कि प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं में मतलब क्या था, दोनों में अंतर क्या था। प्राकृत संख्याओं की बात करें तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होता है, लेकिन पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 लेके अनंत तक। तो पूर्ण संख्याएं 0 सहित होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं 0 छोड़ के होती हैं। तो आप यहाँ पे देखें तो एक तथ्य निकल के आता है कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी भी हैं, वो सब की सब क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। कैसे? देखिए, चाहे हम जो भी प्राकृतिक संख्या लेंगे वो पूर्ण संख्या में आ जाएगी, लेकिन वही हम बात करें कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी? तो आप ही बताइए, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या यह सत्य है? ये पूरी संख्या इसमें आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो ये सत्य है। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है। तो ये तथ्य गलत है। अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। क्लियर? आगे बढ़िएगा। इसके बाद एक और आता है पूर्णांक संख्याएं। इसको इंटीजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर। पूर्णांक संख्याएं। देखिए, जब संख्याएं माइनस वाली आ जाए, जैसे -1, -2, -0, 1, 2, 3, वहां पे देखिए, यहाँ पे माइनस भी है, 0 भी है, प्लस भी है। जब संख्याएं माइनस में आ जाए, जब संख्याएं माइनस से शुरुआत हो जाए या संख्याओं में माइनस लगा हुआ दिख जाए, तो ऐसी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं।
अब ध्यान दीजिएगा, जो माइनस वाला हिस्सा होगा इसे हम कहते हैं ऋण पूर्णांक। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऋण पूर्णांक। और जो प्लस वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं धन पूर्णांक। क्या कहते हैं? धन पूर्णांक। ठीक है, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक, या आप सिंपल कहें कि धन पूर्णांक प्लस ऋण पूर्णांक और जीरो सहित संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। क्लियर हुआ? प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके, पूर्ण संख्याएं 0 से लेके, पूर्णांक संख्याएं माइनस वाला, प्लस वाला, जीरो सब लेके। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक एक तथ्य को ध्यान से पढ़िएगा, सब आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आगे आता है आपका सम संख्याएं, और इसके साथ साथ इसका भाई है विषम संख्याएं। सम संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं क्या है? देखिए, सम संख्याएं वो होती है जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए। इसको सिंपल समझने के लिए समझिएगा, जिसके आखिरी में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। अगर इतना हम याद कर लेंगे तो हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए ये बहुत बड़ी संख्या है, हम इतना अगर 2 से काटने जाएंगे बहुत समय लगेगा। बस हम ये देख लें इसका आखिरी अंक 2 से कट रहा है या नहीं। अगर ये 2 से कट रहा है तो दी गई संख्या भी 2 से कट जाएगी। या तो आप ऐसे याद कर लीजिए, जिसके आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो 2 से कट जाएगा। क्यों? 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 2 पचे 10, लास्ट में 0 आ गया। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है, किसी भी संख्या का आखिरी अंक अगर 2 से कट रहा है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी और उसे हम कहेंगे सम संख्या, क्योंकि 2 से जो कटेगी वो सम संख्या होगी। क्लियर? इसमें जो 2 है ये सबसे छोटी सम संख्या होती है। ठीक है, आगे हम बात करें, जो संख्या 2 से न कटे, 2 से न कटे उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। इसमें आपका 3 सबसे छोटी विषम संख्या है। जैसे मान लीजिए ये संख्या हमको नहीं पता है, ठीक है, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, पहले हम चेक कर लेते हैं। देखिए, ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये हुआ ये सम तो होगा नहीं, और जब सम नहीं होगा तो होगा क्या? विषम होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं सम संख्या कौन है, विषम संख्या कौन है। सम संख्या मतलब जो 2 से कट जाए या जिसके आखिरी का अंक 2 से कट जाए वो सम संख्या, और जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या। सिंपल सी बात है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है, सबसे छोटी विषम संख्या 3 है, 1 नहीं है। क्यों नहीं, अभी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं 1 लिख देता है बट 1 को नहीं माना जाता, इसका बहुत रीजन है, हम बताएंगे भी आपको। क्लियर हो गया यहां तक पॉइंट? सम विषम तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको आगे चीजों को हम समझाते हैं। इतना नोट कर लीजिएगा। देखिए, सिंपल है, इधर तो केवल डिफिनीशंस हैं, आराम से आप सम विषम संख्या ये सब संख्याएं हैं, इनको आप आराम से देख सकते हैं, इनको बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमसे कहता है भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, ध्यान समझिएगा। अगर हम बात करें भाज्य संख्या की तो सिंपल समझिएगा, जो स्वयं से कटे प्लस किसी और एक संख्या से। वही हम बात करें अभाज्य संख्या की तो इसमें है जो स्वयं से कटे, केवल स्वयं से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर हम यहां 8 कर दें
तो 8 8 से तो कटेगा ही कटेगा, साथ में 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। तो इसका शर्त यही है कि भाज्य संख्याओं का शर्त यह है कि वो स्वयं से कटे, साथ ही साथ किसी एक और संख्या से कटना चाहिए। एक के साथ साथ 2 3 4 5 हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम किसी और संख्या से कटना चाहिए। तो 8 की बात करें, ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य बोलेंगे। अगर हम बात करें 15 की, तो 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो ये क्या हो गया? भाज्य हो गया। खुद से तो कटेगा, खुद के अलावा अगर किसी एक से भी कट गया तो वो भाज्य हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? जैसे अगर हम आपको बोल दें 25, तो देखिए 25 25 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। देखिए 25 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो क्या ये भाज्य होगा? क्या भाज्य? भाज्य होगा, क्योंकि खुद से कटे और किसी एक और से कट जाए तो उसे हम भाज्य कहते हैं। अब अगर हम बात करें अभाज्य की, तो केवल स्वयं से कटेगा। जैसे 7 7 केवल 7 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 11 स्वयं से ही कटेगा। 13 17 23 ये सब स्वयं से कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, अच्छा एक से तो कट जाएगा ये सब, तो भाई एक कट गया 7 से, एक से, इसको हम भाज्य मान लेते हैं। नहीं, इसीलिए एक को अपवाद में रखा गया है। एक को ना तो भाज्य माना गया है और न ही अभाज्य माना गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा था। एक न भाज्य और न ही अभाज्य है, ठीक है। एक को ना भाज्य माना गया है, न अभाज्य माना गया है। इसीलिए हमने कहा था आपसे, सबसे पहली विषम संख्या एक नहीं होता, एक को हम एक्सेप्शन मान के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो एक न भाज्य है न अभाज्य है, ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझिए। देखिए सवाल आपसे पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि 2 केवल 2 से ही कटेगा, एक को तो लेना है नहीं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगर आपसे कह देता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो भी 2 है, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बोल दिया। क्या बोल दिया? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर हुई? सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, या ओवरऑल सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 2, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या वो आपका 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। देखिए संख्या 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी? 15। जैसे हम शुरू करेंगे 2 3 5 7 11 13 17 23, ऐसे करते जाएंगे आप 29 31, ऐसे करते जाएंगे 37, तो कुल मिला के 15 अभाज्य संख्याएं देखने को मिलती हैं 1 से 50 तक। अगर हम बात करें 1 से 100 तक, तो कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। अब एक बात बताइए, 1 से 100 तक 25 हैं, 1 से 50 तक 15 हैं, तो मोटा मोटा अगर हम कहें 50 से 100 तक कितना मिलेगा? 10। तो 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या देखने को मिलती है। क्लियर हुआ आपको? अभाज्य पॉइंट क्लियर हुआ, भाज्य पॉइंट क्लियर हुआ, सबसे छोटी भाज्य सबसे बड़ी भाज्य सब क्लियर हो गया। चलिए अब भाज्य अभाज्य संख्याओं को पढ़ने के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए अगला हमारा टॉपिक है जातीय एवं स्थानीय मान। ध्यान दीजिएगा, जातीय एवं
स्थानीय मान, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से क्वेश्चन बहुत बेकार पूछता है, हमेशा पूछता रहता है। देखिए, जातीय मान का मतलब होता है जो अंक है, जो भी अंक है उतना ही, सिंपल समझिएगा, उतना ही, ठीक है। वही स्थानीय मान की बात करें तो जिस स्थान पर अंक है, जिस स्थान पर अंक है उतना मान, उतना मान। अब इसको हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे हम कह दें ये कोई संख्या है, इसमें हमें 5 का जाति मान और 5 का स्थानीय मान दोनों निकालना है। देखिए, जाति मान मतलब होता है जो अंक है वही, तो जाति मान तो 5 हो जाएगा। लेकिन स्थानीय मान की बात करें तो किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 500। क्लियर हुआ, 500। एक और एग्जांपल देखिए, अगर इसमें हम कह दें, चलिए मान लीजिए ये है आपका 6, इस 5 का बताइए, तो इस 5 का जाति मान और स्थानीय मान क्या होगा। देखिए, इस 5 का जाति मान तो 5 ही होगा, ये कभी बदलेगा नहीं, लेकिन स्थानीय मान इकाई, दहाई, यानी कि 5। सही है, गलत है, स्थानीय मान होगा 50, क्योंकि दहाई पे 10 से गुणा होता है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं 809269। अब यहां पे कह दिया इस 9 का बताइए, तो जाति मान तो 9 ही होगा, स्थानीय मान की बात करेंगे तो 9, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कितना हो जाएगा, 9000। क्लियर हुआ। तो देखिए, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, जाति मान या उसे आंकिक मान बोलते हैं, वो कभी नहीं बदलता, जिस अंक की बात करेगा उतना ही होगा। लेकिन स्थानीय मान अगर बोल दिया तो स्थानीय मान में इकाई, दहाई, सैकड़ा गिन करके तब हम मान को लिखते हैं। क्लियर। इस चीज को ध्यान रखिए, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है, बार बार पूछता है, इसको गलती से छोड़िएगा मत, इसको कर लीजिएगा। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए टॉपिक है आपका विस्तारित रूप। क्या है टॉपिक, विस्तारित रूप। देखिए, विस्तारित रूप तो सिंपल है, किसी भी संख्या को हम विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं। देखिए, 5 लिख के, इकाई, दहाई, सैकड़ा हजार पे है तो 5000, प्लस ये सैकड़ा पे है तो 800, प्लस ये दहाई पे है तो 80, प्लस ये 8। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, उसको अच्छे से कर लेना है। विस्तारित रूप ये कोई खास, जैसे अब जिसको नहीं आता उसके लिए एक बार समझा दिए, बाकी आई होप ये सबको लगभग आता होगा। तो विस्तारित रूप आपका हो गया, यहाँ से क्वेश्चन भी कम पूछता है। तो जाति मान, स्थानीय मान के बाद विस्तारित रूप में डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं। एक सेकंड रुकिए जरा। तो देखिए, अगला हमारा टॉपिक है भाज्यता या विभाज्यता का नियम। ये ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन खूब पूछता है। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। ठीक है, देखिए अब यहां से क्वेश्चन पूछता है, कैसे कैसे पूछता है उसको समझते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि विभाज्यता का नियम कहता क्या है और ये होता क्या है। देखिए, इसमें एक से अगर हम कह दें एक से कौन कौन संख्या कटती है, तो ये तो सिंपल है, एक से सभी संख्याएं कट जाएंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, एक से सब संख्याएं कट जाएंगी। बात करें दो से, तो दो से कौन कौन संख्याएं कटेंगी, जिसका इकाई अंक या आखिरी अंक, जिसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, या कह लीजिए 2 के पहाड़ा में आता हो। अगर जिसके आखिरी में, जिसके भी संख्या के आखिरी अंक में, मान लीजिए ये संख्या है, इसमें आखिरी में 0 है तो ये 2 से कट जाएगा। 8 होता तो भी कट जाएगा। आखिरी में 9 है, नहीं कटेगा। आखिरी में 9 है, नहीं कटेगा। आखिरी में 6 है, 2 से कट जाएगा। ठीक है, सिंपल हुआ।
अब देखिए 2 के बाद हम 4 को पढ़ लेते हैं, बताते हैं क्यों, अभी आप समझिएगा। 3 अब सब पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक 4 से कटें। अगर 4 से कटेंगे तो दी हुई संख्या भी 4 से कट जाएगी। कैसे, मान लीजिए ये सवाल है, कह रहा है बताइए 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, या ऑप्शन में दे 5-6 कह देगा कि निम्न में से कौन 4 से कटता है, तो 4-5 ऑप्शन रहेगा जिसमें से ए भी है। तो आप आखिरी 2 अंक चेक कीजिए 24, अगर ये 4 से कट रहा है तो दी गई संख्या भी 4 से कट जाएगी। अब देखिए बात को समझिएगा, ये हमने लिख दिया 62, अब इसको हमें चेक करना है, तो 62 को हम 4 से काटेंगे, कितने से, 4 से, देखिए काटिए, 4 एकम 4, 2 बचा 22 आ गया, क्या ये 4 से कटेगा, नहीं, यानी कि ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो जब दी गई संख्या के आखिरी 2 अंक अगर 4 से कट जाएंगे तो संख्या भी 4 से कट जाएगी। ठीक है, बात करें 8 से, तो लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट जाते हैं तो दी गई संख्या भी 8 से कट जाएगी। जैसे अब ये सवाल आ गया, मान लीजिए ये करा, बताइए 8 से कटेगा कि नहीं, तो आखिरी के 3 अंक आप चेक कीजिए जल्दी से, 8 एकम 8, 4 बचा, 8 छक 48, कट गया पूरा पूरा, यानी कि ये संख्या भी 8 से कट जाएगी। सिंपल हुआ। तो 2 में क्या था, आखिरी का 1 अंक, 4 में क्या था, आखिरी के 2 अंक, 8 में क्या था, आखिरी के 3 अंक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ तो एक भी ध्यान रखिएगा, लास्ट में अगर 0 0 है तो भी कट जाएगा, इधर 0 0 है तो भी कट जाएगा, जैसे यहाँ पे 0 है तो कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 वाले में अगर आखिरी में 0 है कट जाएगा, 4 वाले में डबल 0 है कट जाएगा, 8 वाले में 000 है तो कट जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 4 6 8 को पढ़ने के पश्चात अब हम पढ़ते हैं 3 और 9 का नियम। ये दोनों एक साथ चलते हैं क्योंकि दोनों का ही सिंपल है, 3 और मतलब एक जैसा ही है। देखिए दी गई, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, दी गई संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग यदि 3 या 9 से कटे, 3 या 9 से कटे तो संख्या भी 9 से कटती है या कटेगी। अब बात समझिए कहना क्या चाहता है। जैसे हमने कहा, ये हमने कहा बताइए ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं। देखिए दोनों नियम सेम है, जो नियम 9 के लिए वही 3 के लिए भी। देखिए 9, अब इसके अंकों को जोड़िए, 9 3 12, 12 3 15, 15 6 21, 21 और 2 23। क्या ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। अगर हम यही 9 के लिए अप्लाई करें तो 9 3 12 23, क्या ये 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। आगे चेक कर लेते हैं। देखिए देखिए अब ये चेक करना है कि ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं। इसके अंकों को जोड़िए आपस में, 2 1 3, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 6 21, 21 6 21 3 24। ये संख्या 3 से कट जाएगी, अर्थात दी गई संख्या 3 से कट जाएगी। अच्छा हम कह दें क्या ये 9 से कटेगी? अगर 9 से देखें तो वही नियम है, 3 में भी आप अंकों को जोड़ेंगे, 9 वाले में भी अंकों को जोड़ेंगे। तो यहां हमने अंकों को जोड़ा, कितना आया? 24। क्या ये 9 से कटेगा? नहीं, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, नियम वही है। आपसे जब भी पूछेगा या तो 3 का पूछेगा या तो 9 का पूछेगा, करना क्या है, सभी अंकों को जोड़ देना है और ये चेक करना है कि 9 से कट रहा है कि नहीं। अगर कट रहा है तो 9 से कट जाएगा,
3 से कट रहा होगा तो 3 से कट जाएगा। सिंपल आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए आगे देखिए, अब इसको चेक करना है कि ये 9 से कटता है कि नहीं। देखिए 9 8 17, 17 3 20, 20 और 7 27, क्या ये 9 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। ठीक है, अब आप गौर कीजिए। देखिए हमने क्या पढ़ लिया, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और 9 से। अब हम पढ़ते हैं 5 से नियम। देखिए 5 का नियम बहुत ही आसान है, जिसके आखिरी में या इकाई अंक 0 और 5 हो वो 5 से कट जाएगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर आखिरी में 5 आ गया तो ये 5 से कटेगा, आखिरी में 0 आ गया तो ये 5 से कटेगा, बस और कुछ नहीं चेक करना है। ठीक है, काम हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं 6 से। 6 से कटने का नियम। देखिए दी गई संख्या 2 3 दोनों से कटे, 2 3 दोनों से कटे तब वो 6 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास संख्या आ गया 3 3 6 12। ठीक है, अब इसको चेक करना है क्या ये 6 से कटेगा। कैसे चेक करेंगे? पहले चेक करिए 2 से। देखिए ये संख्या 6 है, 2 से तो कट जाएगा। अब चेक करते हैं 3 से। 3 का नियम क्या है? अंकों को जोड़िए, 3 3 6 6 12, 12 कट जाएगा। हाँ ये 3 से भी कट जाएगा। तो ये संख्या 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, इसका मतलब ये 6 से कट जाएगी। ठीक है, दोनों का अलग अलग आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए अब चेक करते हैं, या मान लीजिए चलिए ये कि ये 3 से कटता है कि नहीं या 6 से कटता है कि नहीं। तो 6 से काटने के लिए हमें 2 से चेक करना पड़ेगा और 3 से। देखिए 2 से तो ये नहीं कटेगा क्योंकि ये 3 है, लास्ट में 3 है तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से बात करें तो 5 3 8 3 11, 11 4 15 3 18, 3 से कट जाएगा, लेकिन 6 से नहीं कटेगा। नियम क्या है कि 6 से कटने के लिए दोनों से कटना चाहिए, 3 से और 2 से, दोनों से। लेकिन यहां पर 2 से नहीं कट रहा था, 3 से कट रहा था, इसलिए 6 से नहीं कटेगा। जब दोनों से कटेगा तभी 6 से कटेगा। क्लियर हुआ पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 से कटने का नियम। देखिए इसका नियम थोड़ा सा ऊट पटांग है। जैसे इसका नियम ये है, मान लीजिए इसको चेक करना है 343 को, ये 7 से कटेगा कि नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इकाई अंक को, सबसे पहले इकाई अंक का डबल कीजिए और शेष में से माइनस कर दीजिए। जैसे इसमें से अगर इकाई अंक हटा देंगे बचेगा 34, 34 में इकाई अंक का डबल करके माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 28, 28 7 से कट जाएगा तो दी गई संख्या भी कट जाएगी। क्लियर हुआ? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार सुन लीजिए। 7 से कटने का नियम यह है, आखिरी अंक का डबल कीजिए, बाकी जो बचे हैं उनमें से माइनस कीजिए, अगर 7 से कट गया तो ये संख्या भी कट जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब 7 हमारा हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 का नियम यह है कि लास्ट में क्या हो, 0 हो। खत्म, ये तो आप आराम से कर लेंगे। अब आ गया 11 का नियम, ये थोड़ा जरूरी है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये सवाल पूछता है, इसमें क्या करना है। देखिए इसमें नियम ये है कि विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थानों पर अंकों का योग माइनस सम स्थान पर अंकों का योग, आपको ये निकालना है। क्या निकालना है? दी गई संख्या के विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग माइनस सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग। अगर 0 आया, क्या आया, 0 या 11 का गुणज आया तो दी गई संख्या भी 11 से कटेगी। जैसे मान लीजिए ये संख्या है, अब सम विषम भी आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो सिंपल पकड़िएगा,
एक को नीचे करिए, एक को ऊपर, एक को नीचे, एक को ऊपर, एक को नीचे, देखिए वही तो हुआ। एक पे है, 3 पे है और 5 पे है विषम अंक, और ये सम अंक, दोनों का माइनस करना है हमको, करते हैं। देखिए 9 3 12, 12 और 9 कितना हो गया 21, इधर 6 6 12, कितना आया घटाने पे 9 आया, कितना आया 9 आया। क्या ये 0 आया है? नहीं। 11 का गुणा जाया है? नहीं। तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, 11 से नहीं कटेगी। और एक समझिए एग्जांपल, देखिए 6 13 हो गया, देखिए ये, एक मिनट रुकिए, चलिए देखिए अब इसको चेक करते हैं ये 11 से कटता है या नहीं। मैंने क्या कहा, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे कर दीजिए। ये हो गया विषम स्थान, जोड़ दीजिए 7 6 13, 13 और 5 कितना हो गया 18, माइनस करना है 9 9 18, कितना आ गया 0, यानी कि ये संख्या 11 से कट जाएगी, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सम स्थान पे अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग, या विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग, अगर 0 आया या 11 का गुणा जाया तो दी गई संख्या 11 से कट जाएगी। घबराइए नहीं, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें एकदम आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। ठीक है, ये टॉपिक हमारे यहाँ पे क्लियर होता है। चलिए छोटा सा एक टर्म और रह गया है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला टर्म है रोमन संख्याएं। प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी की किताबों में रोमन संख्याओं का जिक्र है, उसको जरा हम एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बात करें रोमन संख्याओं की, इसमें पहले नियम जान लीजिए। पहला नियम यह है, 3 से ज्यादा बार दोहराव नहीं होगा, दोहराव नहीं होगा। अब क्या है, कैसे समझिए, देखिए 1 को रोमन में एक डंडी द्वारा दिखाते हैं, 5 को V द्वारा दिखाते हैं, 10 को X द्वारा दिखाते हैं, 50 को L द्वारा दिखाते हैं, 100 को C द्वारा दिखाते हैं, 500 को D द्वारा दिखाते हैं, और 1000 को M द्वारा दिखाते हैं। इतना चीजें इसमें बताई गई हैं, यानी कि 5 का सिंबल होगा V, 10 का होगा X, इसका ये देखिए। इसमें एक और नियम है, देखिए इसमें एक और नियम है, पहले आने पर घटाव और बाद में आने पर जोड़ होता है, बाद में जोड़ होता है। अब क्या पहले क्या बाद में समझाते हैं, घबराइए नहीं। अच्छा अगर ये 1 है तो 2 क्या होगा 2, 3 क्या होगा 1 2 3, 4 क्या होगा 1 2 3 4, नहीं नहीं नहीं, गलत। बोला है कि 3 से ज्यादा बार दोहराव नहीं होगा, तो 3 बार तो हो गया, अब चौथी बार दोहराव हमने कर दिया तो गलत हो जाएगा, इसीलिए इसको लिखा जाता है IV। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि IV क्यों लिखा, VI भी तो लिख सकते थे। देखिए आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे 3 बार लिखने के बाद में दोहराया नहीं गया, इसीलिए आप देखेंगे 4 को IV लिखा गया है और 6 को लिखा जाता है VI। अच्छा 4 को IV क्यों लिखा गया, ऐसे भी तो लिख सकते थे, यही नियम है। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, पहले आने पर घटाव, बाद में आने पे जोड़ होगा। तो 5 के पहले अगर 1 आ गया तो 5 में से 1 घटा देंगे, यानी कि इसको 4 माना जाएगा। वही 5 के बाद आएगा तो इसको 6 माना जाएगा। ठीक है, इसीलिए रोमन अंक के नियम को पढ़ना हमें समझना जरूरी है। आगे अगर आप देखें 8 की बात करें तो 5 6 7 8 हो गया। अब 9 को होना चाहिए था 6 7 8 9, लेकिन 4 बार हो जाता है, इसीलिए हम 9 को क्या लिखते हैं IX,
10 में से 1 घटा दो, 10 में से 1 घटा दो तो कितना हो गया 9। पहले आने पे घटाएंगे, वही हम 11 को लिखते हैं xi, बाद में आने पे एक जोड़ देंगे, बाद में आने पे एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपका सही उत्तर ये हो जाएगा। क्लियर होगी बातें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया रोमन अंक। ऐसे ही रोमन अंक, जैसे अगर यहाँ पे ये कितना है 50, 51 लिखना होगा तो ऐसे लिख दीजिए, 52 लिखना होगा ऐसे लिख दीजिए, 53 लिखना होगा ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप करके चीजों को सीख सकते हैं या रोमन अंक को बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इतनी चीजों को जरूर ध्यान दीजिए। कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछता है कि रोमन में 1000 को कैसे लिखते हैं, 500 कैसे लिखते हैं, 100 को कैसे लिखते हैं, 50 कैसे लिखते हैं, तो आप इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आराम से आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने अपना जो टॉपिक है संख्याएं, नंबर्स, उसको कंप्लीट कर लिया है। अब नंबर संबंधित जो क्वेश्चन आपको आए रहेंगे प्रीवियस ईयर के, उसका प्रैक्टिस हम करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।